हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आज की केमिस्ट्री क्लास में तुम्हारा स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं, देखो लेक्चर नंबर 9। अपना टॉपिक चल रहा था परिशुद्धता और यथार्थता। ठीक है, परिशुद्धता और यथार्थता। तो बेटा मापन में देखो परिशुद्धता तथा यथार्थता बहुत वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मापन में परिशुद्धता तथा यथार्थता, ये टॉपिक था अपना प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी इन मेजरमेंट ओके। तो देखो जो वैज्ञानिक डाटा होते हैं बेटा, वैज्ञानिक आंकड़े होते हैं, उनमें कुछ सीमा तक परिशुद्ध वैल्यू तथा यथार्थ वैल्यू पाई जाती है। एकदम करेक्ट जो आंसर है वो तो कहलाता है यथार्थ मान, और जो करेक्ट वैल्यू है उसके समीप वाली वैल्यू कहलाती है अपनी परिशुद्ध वैल्यू। ओके, तो सभी वैज्ञानिक मापन में देखो कुछ अंश तक अनिश्चितता या त्रुटि पाई जाती है। अपन जानते हैं परिशुद्धता तथा यथार्थता, इनसे जुड़े दो महत्वपूर्ण कारक हैं। ओके, देखो बेटा परिशुद्धता से जो आशय है अपना वह है समीप वाली वैल्यू से, सही वैल्यू के लगभग समीप, उसको क्या कहेंगे अपन परिशुद्ध वैल्यू। और यथार्थ वैल्यू क्या होती है, देखो वैज्ञानिक आधार पर जो वैल्यू निकाली गई है प्रयोग द्वारा, करेक्ट वैल्यू किसी भी चीज के लिए, वह अपनी यथार्थ वैल्यू कहलाती है। ओके, तो सभी वैज्ञानिक मापन में आंशिक अनिश्चय या त्रुटि पाई जाती है। आंशिक त्रुटि या अनिश्चितता पाई जाती है। इनमें से जो परिशुद्धता है एवं यथार्थता है बेटा, दो महत्वपूर्ण कारक हैं। परिशुद्धता तथा यथार्थता, इनसे जुड़े दो महत्वपूर्ण कारक हैं। दो महत्वपूर्ण कारक हैं। ओके, सभी वैज्ञानिक मापन में आंशिक त्रुटि या अनिश्चितता पाई जाती है। परिशुद्धता तथा यथार्थता, इससे जुड़े दो महत्वपूर्ण कारक हैं। अब देखो बेटा अपन सेपरेट डेफिनेशन लिख लेते हैं, परिशुद्धता क्या होती है और यथार्थता क्या होती है। परिशुद्धता या एक्यूरेट परिशुद्धता, या अपन कहते हैं इसको प्रिसीजन वैल्यू, प्रिसीजन वैल्यू है परिशुद्धता क्या होती है, सही मापन के लगभग समान वैल्यू। ठीक है ना, सही वैल्यू के नजदीक वाली वैल्यू को क्या कहेंगे अपन परिशुद्धता।
तो बेटा देखो किसी भी मापन में परिशुद्धता से आशय विभिन्न मापनों के समीपता से है। परिशुद्धता से तात्पर्य किसी भी मापन के सही मान के समीप वाले मान से ही या सही मान की समीपता या निकटता से। अभी मैं देखो एक एग्जांपल द्वारा इसको क्लियर कर देता हूं तुम्हारे। परिशुद्धता से तात्पर्य किसी भी मापन के सही मान की समीपता या निकटता से ही सही मान। अब कोई भी देखो वैल्यू आती है, अगर वो वैल्यू बिल्कुल सही मान के लगभग समीप हो या निकट हो तो उस वैल्यू को क्या कहेंगे अपन? परिशुद्ध वैल्यू कहेंगे। जबकि जो यथार्थ वैल्यू होती है वो क्या होती है? प्रयोग द्वारा निर्धारित एकदम करेक्ट वैल्यू, वो कहलाती है अपनी यथार्थ वैल्यू या यथार्थ मान या यथार्थता। यथार्थता, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होती है? देखो यथार्थता से अपना तात्पर्य है प्रायोगिक रूप से मापी गई मान का वास्तविक मान या सही मान से मेल। ओके, प्रायोगिक रूप से मापा गया सही मान प्रायोगिक रूप से मापा गया सही मान के समान प्राप्त मान को ही क्या कहते हैं अपन? यथार्थ मान कहते हैं। प्राप्त मान को ही यथार्थ मान कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को ही यथार्थता कहा जाता है। तथा इस प्रक्रिया को ही बेटा यथार्थता कहा जाता है। अब देखो अपन एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लो जो ये मान है, जो ये त्रुटियां है बेटा, त्रुटियां मुख्यतः दो कारकों पर निर्भर कर सकती है ना? अनिश्चितताएं या त्रुटियां निम्न दो कारकों पर निर्भर करती है। मापन में त्रुटियां या अनिश्चितताएं निम्न दो कारकों पर निर्भर करती है। मापन में त्रुटियां या अनिश्चितताएं निम्न दो कारकों पर निर्भर करती है। पहला कारक आता है अपना
प्रयोगकर्ता का कौशल तथा यथार्थता। प्रयोगकर्ता का कौशल तथा यथार्थता। ओके, तो देखो बेटा, मापन में त्रुटियां या अनिश्चितताओं का जो मुख्य कारण है वह है प्रयोगकर्ता का कौशल तथा यथार्थता। कोई भी व्यक्ति या स्टूडेंट जो प्रयोगशाला में बेटा कार्य करता है, उसके द्वारा तुम जानते हो थोड़ी बहुत मापन में गलती हो ही जाती है या त्रुटियां रह जाती है। अब वो त्रुटियां किसी भी प्रकार की हो सकती है, गौण त्रुटि हो सकती है अथवा मुख्य त्रुटि हो सकती है। देखो, त्रुटियां भी दो प्रकार की होती है बेटा, एक तो माइनर और एक मेजर। ठीक है, तो देखो अब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लो 3 भिन्न भिन्न प्रयोग करता है या 3 स्टूडेंट है बेटा जो लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, मान लो, है ना। अब उनके द्वारा कोई एक तार की जो लंबाई है वो मीटर रोड से माप रहे हो। ठीक है, तो अपन देखो इस एग्जांपल द्वारा समझ लेते हैं। प्रयोगकर्ता के कौशल तथा यथार्थता को माना 3 प्रयोगकर्ता किसी तार की लंबाई माना 3 प्रयोगकर्ता किसी तार की लंबाई 2 पॉइंट किसी तार की लंबाई किसके द्वारा मापते हो, किसी भी बेटा जो लंबाई को मापने का साधन होता है अपने पास में उसके द्वारा मापते हैं। मान लो मीटर रोड द्वारा मापते हैं। माना 3 प्रयोगकर्ता किसी तार की लंबाई मीटर रोड द्वारा मापते हैं। अब देखो बेटा, जो मापी जाती है वैल्यू उसका सही मान है अलग अलग आता है। जो एग्जैक्ट तार की लंबाई होती है वो 8.2 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ये तार है, ठीक है, इस तार की लंबाई कितनी मान लेते हैं अपन, 8.2 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो जो ए प्रयोग करता है वो तो इस तार की लंबाई को मापता है 8.1, है ना। बी है जो तार की लंबाई को मापता है 8.2 और सी है जो तार की लंबाई को मापता है 8.3। ठीक है, तो देखो जो बी द्वारा मापी जाती है, बी द्वारा जो तार की लंबाई मापी जाती है वो बिल्कुल प्रयोग द्वारा निर्धारित या इसको मेजर के माप से बेटा मेल खाता है। ये इसकी यथार्थ मान कहलाता है, यथार्थ मान। ठीक है, ए द्वारा ए एंड बी, ए एंड सी द्वारा जो मापन किया जाता है बेटा ये त्रुटिपूर्ण मान है। ए एवं सी द्वारा मापी गई तार की लंबाई त्रुटिपूर्ण या अनिश्चित है। त्रुटिपूर्ण या अनिश्चित है, जबकि बी द्वारा मापी गई तार की लंबाई
मापी गई तार की लंबाई यथार्थ वैल्यू को प्रदर्शित करती है। अतः हम कह सकते हैं बेटा जो त्रुटि का मेन फैक्टर होता है वह होता है प्रयोगकर्ता का कौशल, ठीक है, तथा यथार्थ मान पर, प्रयोगकर्ता के कौशल एवं यथार्थ मान पर किसी भी प्रयोगशाला में किसी भौतिक राशि को मापा गया मान डिपेंड करता है। ओके, देखो बेटा सेकंड फैक्टर आता है अपना मापक यंत्रों की सीमाएं। मापक यंत्रों की सीमाएं, देखो प्रयोगशाला में होने वाली जो त्रुटियां या अनिश्चितता है उनका दूसरा मुख्य कारण है अपने मापक यंत्रों की सीमा। देखो बेटा अलग अलग यंत्रों की मापक नियंत्रक जो सीमाएं होती है वो अलग अलग होती है, तो उनमें अंतर होने के कारण भी थोड़ी बहुत जो वैल्यू है, प्रायोगिक मान है, उसमें डिफरेंस आ जाता है, त्रुटि या अनिश्चितता आ जाती है। जैसे मान लो तार की सही लंबाई उपयुक्त अनुसार 8 पॉइंट मान लो 2 सेंटीमीटर ना होकर बेटा 8.24 सेंटीमीटर है। जो तार था अभी अपना ये तार इसकी कितनी थी 2.4 सेंटीमीटर लंबाई थी मान लो। अब ये मान 2.4 नहीं होकर अपन कुछ भी वैल्यू कर देते हैं इसकी, है ना, 8.4 सेंटीमीटर ना होकर मान लो ये हो गई 8.42 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वैल्यू कर दी साहब अपन ने उस तार की। चूंकि बेटा देखो जो रोड है जिससे अपन लंबाई माप रहे थे, चूंकि मीटर रोड का जो अल्पतम मान होता है, अल्पतम वो 0 सेंटीमीटर होता है, 0 सेंटीमीटर अल्पतम होता है मीटर रोड का। अब देखो वो तो पॉइंट के बाद एक ही संख्या का मापन कर सकता है और ये आ रहा है पॉइंट के बाद 2, ठीक है। तो ये मापन बेटा असफल हो जाएगा तार की लंबाई को मापने के लिए। ओके, अब यदि इसके स्थान पर अपन वर्नियर कैलिपर्स का यूज कर ले, जो वर्नियर कैलिपर्स होता है, वर्नियर कैलिपर्स ये भी देखो तार की लंबाई को मापने के लिए यूज किया जाता है मीटर रोड की तरह ही। अगर इसको यूज में लिया जाए तो इसका अल्पतम होता है 0.01, अर्थात दशमलव के बाद 2 संख्या तक ही माप सकता है। तो ये मान इसके लिए करेक्ट होगा, ठीक है। अर्थात वर्नियर कैलिपर्स द्वारा अपन दशमलव के बाद 2 संख्या तक के मान को माप सकते हैं, जबकि मीटर रोड द्वारा अपन ओनली दशमलव के बाद 1 संख्या वाले माप को माप सकते हैं। ओके, इस प्रकार बेटा मापक यंत्रों की सीमाओं पर भी यथार्थ मान निर्भर करता है। अब लेते हैं अपन देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेक्स्ट आ गया अपना मापन में परिणाम को लिखना या सार्थक अंक। मापन में परिणाम को लिखना या सार्थक अंक।
वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मापन में परिणाम को लिखना या सार्थक अंक। देखो बेटा, वैज्ञानिक आंकड़ों को लिखने के लिए हम एक विशेष प्रकार के पद का उपयोग करते हैं जिसे सार्थक अंक कहा जाता है। वैज्ञानिक आंकड़ों को ओके, वैज्ञानिक आंकड़ों को प्रदर्शित करने हेतु एक विशेष प्रकार के पद का उपयोग किया जाता है जिसे सार्थक अंक कहते हैं। देखो बेटा, कोई भी जो संख्याएं होती हैं, मान लो कोई पैमाना है, किसी भी तार की लंबाई को अपन मान लो 11.44 मीटर लेते हैं, ठीक है, ये प्राप्तांक है, प्राप्त होने वाली वैल्यू है। अब देखो इसमें जो दशमलव के बाद संख्या होती है 11.4 और ये 4, या इसको मैं ऐसे कर देता हूँ 11.4 3 कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ, कुछ भी कर दो 11.43। अब यहाँ पर जो 11.4 होता है ये निश्चित संख्याएं होती है बेटा, ये निश्चित मान होता है जिनको अपन निश्चित अंक कहते हैं, निश्चित अंक। और दशमलव के एक संख्या के बाद वाला अर्थात जो लास्ट संख्या होती है वो लास्ट संख्या बेटा क्या है, यहाँ पर 3, लास्ट संख्या क्या है 3, यह अनिश्चित अंक या संदेहपूर्ण अंक होता है। अनिश्चित अंक या संदेहपूर्ण अंक होता है जिसका मान परिवर्तित हो सकता है। हालांकि इसमें जितनी भी संख्या है ये सार्थक अंक होती है बेटा, पूरी की पूरी। इसमें कितनी संख्या है 1 2 3 4, 4 संख्याएं, चारों की चारों सार्थक अंक है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि इन 4 संख्याओं में कौन सी सार्थक अंक है, 4 सार्थक अंक है, 1 2 3 4। और ये नियम होता है अगर किन्हीं भी संख्याओं में यदि अशून्य संख्याएं या नॉन जीरो फिगर्स प्रेजेंट हो तो उनका सार्थक अंक, टोटल संख्याओं को अपन टोटल कर लेते हैं बेटा, योग कर लेते हैं, उनका योग आने पर वही उसका सार्थक अंक होती है। जैसे 1 2 3 4, 4 सार्थक अंक होगा इसका। तो अपन पढ़ते हैं सार्थक अंकों को निकालने के लिए नियम या सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। देखो नेक्स्ट आता है अपना, किसी भी संख्या में सार्थक अंकों को, किसी भी संख्या में सार्थक अंकों को लिखने के नियम। किसी भी संख्या में सार्थक अंकों को लिखने के नियम। इसमें आता है बेटा अपना नियम नंबर फर्स्ट। नियम नंबर फर्स्ट क्या कहता है अपना कि सभी अशून्य संख्याएं सार्थक अंक होती है।
अपन कह सकते हैं ऑल नॉन जीरो फिगर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। सभी अशून्य, अशून्य या अपन इसको गैर शून्य भी कहते हैं, गैर शून्य या नॉन जीरो, सभी अशून्य संख्या है सार्थक अंक होती है। जैसे अपन ले लेते हैं साहब ये 3 संख्याएं मान लो, इसमें बेटा कोई भी शून्य संख्या उपस्थित नहीं है, अशून्य संख्या है सारी की सारी, तो इसमें सार्थक अंक कितना होगा, सार्थक अंक बराबर 3। ठीक है, इसमें सार्थक अंक कितना होगा 1 2 3 4, सारी संख्याएं सार्थक अंक को प्रदर्शित करेगी। इसमें 2 और 2 4। ओके, तो अपन कह सकते हैं सभी अशून्य संख्याएं या नॉन जीरो नंबर्स सार्थक अंक कहलाते हैं, अर्थात सार्थक अंक को शो करती है। ओके, नेक्स्ट नियम आता है बेटा अपना नियम नंबर 2। नियम 2, नियम 2 क्या कहलाता है, देखो समस्त शून्य जो दशमलव बिंदु के दाहिनी तरफ आते हैं सार्थक अंक होते हैं। ओके, या अपन ऐसे लिख लें कि 2 गैर शून्य अंकों के मध्य स्थित शून्य सदैव सार्थक अंक होता है बेटा। ठीक है ना, 2 अशून्य अंकों के मध्य उपस्थित शून्य को सार्थक अंक माना जाता है, दो अशून्य अंकों के मध्य उपस्थित शून्य को सार्थक अंक माना जाता है। जैसे अपन लिख लेते हैं 6.01, 6.001, ठीक है ना, 7.052। अब देखो बेटा यहां पर जो सार्थक अंक है, देखो 2 अशून्य अंक हैं, अब उनके मध्य अगर शून्य उपस्थित होगा तो उसको क्या मानेंगे अपन, सार्थक अंक मानेंगे। तो देखो यहाँ पर 2 तो ये संख्या ही है, इनके मध्य 0 उपस्थित है, तो 1 2 3 सार्थक अंक कितने हो जाएंगे 3। यहाँ पर 2 संख्याओं के मध्य 2 शून्य अंक है, अतः इनको भी काउंट करेंगे अपन सार्थक अंक के रूप में, तो 1 2 3 4 सार्थक अंक कितना हो जाएगा अपना 4। ओके, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर भी सार्थक अंक हो जाएगा अपना 4। ठीक है, तो इस प्रकार बेटा अपन कह सकते हैं कि 2 अशून्य अंकों के मध्य उपस्थित शून्य को सार्थक अंक माना जाता है। ये हो गया अपना लेक्चर नंबर 2। देखो बेटा अब अपन समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आज का होमवर्क देख लीजिए। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, परिशुद्धता तथा यथार्थता को परिभाषित कीजिए।
परिभाषित कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न संख्याओं में सार्थक अंक लिखिए। संख्या नंबर 1 है बेटा 62.4, बी है 8.8674, सी है और डी है 8.8674। ठीक है, इनमें तुम्हें सार्थक अंक ज्ञात करने हैं। ओके, ये बेटा 2 क्वेश्चन हैं जिनको तुम अच्छी तरह सोल्व करना। आज के लेक्चर को अपन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।